नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबान पे। बहुत दिनों से कहानी सोच रहा था, ढूँढ रहा था, आपके लिए बना रहा था। पढ़ने के बाद मैंने सोचा ये कहानी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुनाओ। तो ये कहानी जो है एक लड़की और एक आर्मी मैन की है, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, 2 साल से रिलेशनशिप में है और ये कहानी इन दोनों की है। जब प्यार परवान चढ़ता है, जब प्यार हद से ज़्यादा हो जाता है और जब प्यार बोझ बनने लगता है तब तब क्राइम की कहानी शुरू होती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये कहानी करीबन 28 अगस्त 8:30 बजे की है। नागपुर में एक लड़की है ज्योत्सना, जो कि ऑटोमोबाइल शॉप पे काम करती है और अपने घर का भरण-पोषण चालू करती है, वो अपने घर के लोगों का ख्याल रखती है। लेकिन ज्योत्सना जो है एक पीजी में रहती है अपने एक दोस्त के साथ। ज्योत्सना 2 साल पहले नागपुर में ही किसी एक एक नौजवान से मिलती है। नौजवान एक दूसरे को देखते हैं दोनों और मन ही मन पसंद करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात एक समय होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये मुलाकात एक बार होती है, 2 बार होती है, आहिस्ता-आहिस्ता एक दोनों में एक अच्छा-सा बॉन्डिंग बन जाता है, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर इनको अच्छा समय व्यतीत करते, जब भी यदा-कदा मिलते हैं तो प्यार मोहब्बत करते हैं। और ये जिस लड़की के साथ इसकी दोस्ती होती है, उसका नाम था अजय वानखेड़े, जो कि एक आर्मी मैन होता है और नागपुर में ही उसका घर है। बट फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली उसकी पोस्टिंग जो है नागालैंड में एक फार्मेसी में होती है, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे भी वर्ग होते हैं, जिसमें आर्मी में वेपन्स के एरिया होता है, मेडिकल में होता है। तो ये मेडिकल वाले फील्ड में था और ये फार्मेसी में इसकी पोस्टिंग थी। 2 साल से ये रिलेशन में थे और एक दिन 28 अगस्त 8:30 बजे ज्योत्सना के फ़ोन पे एक कॉल आता है, जो कि अ, जो अजय वानखेड़े हैं, अजय वानखेड़े की माँ के फ़ोन नंबर से कॉल आता है उसको। अब ज्योत्सना जैसे ही फ़ोन देखती है, तो ज्योत्सना फ़ोन उठाती है और ज्योत्सना को जो फ़ोन आता है, वो आता है अजय वानखेड़े से। और अजय वानखेड़े जो है उसे बुलाता है कि चलो, बहुत दिन हो गए, मैं नागालैंड से कुछ दिन की छुट्टियों पे आया हूँ, चलो मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, एक पार्टी करते हैं, चलो कहीं मिलते हैं। उसने एक जगह बताई और जैसे ही ज्योत्सना ये बात सुनती है, बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि अजय वानखेड़े जो है आर्मी मैन है, ऐसे छुट्टी जल्दी मिलती नहीं। और जैसे-तैसे करके उसके टाइम चल रहा था। अब जब भी कोई भी बहुत दिनों के बाद आता है तो मिलने की खुशी तो अलग ही होती है। तो ज्योत्सना अपने दोस्त को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड अजय के साथ मिलने जा रही हूँ और बहुत जल्दी लौट जाऊँ। तो ये जो बात थी, ज्योत्सना की फ्रेंड को मालूम था, जो कि उसके साथ रहती थी पीजी में, और उसे भी मालूम था कि ज्योत्सना कहाँ काम करती है। जब ज्योत्सना रात को नहीं आती है तो उसकी दोस्त, जो उसकी सहेली थी और रूम पार्टनर भी थी, वो उसके फ़ोन पे फ़ोन लगाती है। रिंग तो जाता है बट ज्योत्सना वहाँ से जवाब नहीं देती। इस रात में उसने काफ़ी इंटरवल के बाद उसने फ़ोन भी लगाया, लेकिन ज्योत्सना ने जवाब नहीं दिया, बट फ़ोन रिंग हो रहा था। अब दोस्त तो कुछ कर नहीं सकती, उसकी सहेली कुछ कर नहीं सकती थी, तो उसने सबसे अच्छा सोचा कि मैं सुबह ही ट्राई करती हूँ। सुबह उसने वापस ट्राई किया, फ़ोन रिंग हो रहा था लेकिन ज्योत्सना जवाब नहीं दे रही थी। अब उसने सोचा कि ज्योत्सना हो सकता है कि अपने दोस्त के पास से सीधे वो काम पे चली गई हो। तो ज्योत्सना की फ्रेंड ने उसके ऑफ़िस में फ़ोन लगाया और पूछा कि क्या वो ज्योत्सना आई है? तो उनके ऑफ़िस से लोगों ने कहा कि ज्योत्सना आज नहीं आई है और काफ़ी समय है वो आई नहीं, और वैसा जनरली वो कभी करती नहीं। शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर स्टाफ, तो ऐसा वो कभी कुछ डिले नहीं करती, ना बहाना बनाती। अब दोस्त के पास कोई आंसर तो था नहीं, अब वो क्या करे? उसने सीधे सीधे
ज्योत्सना के पेरेंट्स को जो इमरजेंसी नंबर दोनों ने एक दूसरे को दे रखा है कि यदि ज्योत्सना को कुछ हो जाए तो उसके पेरेंट्स को बता दिया जाए, जो कि सहेली के पास था। और सहेली ने भी ज्योत्सना को अपना पेरेंट्स का नंबर दे रखा था कि कभी ज़रूरत पड़े, हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ये नंबर डायल किए जा सकते हैं। हुआ भी ऐसा ही, जब ज्योत्सना रात भर नहीं आई, दिन को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो ज्योत्सना ने जो सॉरी सहेली ने उसके पेरेंट्स को फ़ोन लगाया और पूरी कहानी से अवगत कराया। जैसे पेरेंट्स को पता चला, पेरेंट्स भागते हुए नागपुर आए और सीधे सीधे उन्होंने पुलिस थाने का रुख किया। पुलिस थाने में जाकर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने कहा कि सर, मेरी बेटी कल रात से नहीं आई है और मुझे हो ना हो शक है कि किसी ने उसका अपहरण किया। पहले तो पुलिस, एज ऑलवेज इंडियन पुलिस के बारे में आपको और मैं क्या बताऊं, बहुत सारी कहानियां जो मैंने अप्रिशिएट भी की है पुलिस के बारे में, लेकिन इस कहानी में पुलिस ने इसमें कोई निजी राय बना रखी थी। उन्होंने उनको बताया कि सर, आपकी बच्ची जो है करीबन 30 साल की बड़ी लेडी है और उसको कोई बहला फुसला तो सकता नहीं है, तो हो सकता है अपने दोस्त के घर गई है और हो सकता है वो आ जाए। लेकिन पुलिस ने ना मामला दर्ज नहीं किया, बट ऐसे ही सीरियसली नहीं लिया, मतलब ठीक है हम करते हैं कुछ। उसके पेरेंट्स वापस जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि पुलिस की तरफ से कुछ खबर आएगी। 20 दिन हो जाते हैं। 20 दिन के बाद वापस पेरेंट्स जाते हैं और उसको कहते हैं कि सर, मेरी बेटी 20 दिन से लापता है, आप लोगों ने अभी तक उसे ढूंढा नहीं। जैसे ही पुलिस के कान में ये खबर जाती है कि 20 दिन से एक लड़की लापता है, जिसको ये सोच रहे थे कि मामूली सा केस है, और वो बच्ची अभी तक है नहीं, यानी देयर इज समथिंग वेरी वेरी फिशी। अब उन्होंने इस मामले को सीरियसली लिया और उन्होंने केस दर्ज किया। सोचिए, 20 दिन के बाद कोई केस दर्ज हो रहा है। ऑलरेडी पेरेंट्स आ चुके हैं, पुलिस के पास एक खबर दे चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है अपने आप को, या यूं कहें कि सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन फिर जब 20 दिन होने के बाद वो काफ़ी हरकत में आते हैं और कहते हैं कि यदि अब एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो जाए, जहाँ के पुलिस की जो है पूरी पुलिस की फजीयत हो जाए। 20 साल की लड़की गायब हो गई और पुलिस को कोई खबर नहीं है, किसी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो ये बात सोचकर उन्होंने हरकत में आए। सबसे पहले तो उसने ज्योत्सना का फ़ोन कॉल डिटेल्स गैदर किया, पहले उसे मंगवाया। जब उन्होंने फ़ोन कॉल्स के डिटेल को जांचा तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखा कि उनका जो फ़ोन का जो लोकेशन है, एवरी नाउ एंड देन वो लोकेशन चेंज हो रहा था। मुंबई के अलग अलग शहरों में हर दिन, सोचिए तो 8 तारीख को नागपुर है, तो 9 तारीख को पुणे है, 10 तारीख को सतारा है। तो ऐसे करके ये जो काफ़ी दिन, जो जब तक फ़ोन जो है चल रिंग हो रहा था, तब तक उसका लोकेशन अलग अलग दिखा रहा था। पुलिस का माथा ठनका, अब ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो। फिर पुलिस अब जांच कर ही रही थी, तो अब उसको और चाहिए था खबर, अब कैसे करें। तो पुलिस ने उसकी फ्रेंड से पहले जांच करने की कोशिश की। पहले उसने ज्योत्सना के पूरे फ़ोन कॉल डिटेल को जांचा, खंगाला। उसमें ऐसा कोई फिशी नहीं था, बट एक नंबर ज़रूर उनको मिला था। अब उसने सोचा, पुलिस वालों ने सोचा कि चलो इसकी सहेली से पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सहेली को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया। सहेली से पूछा कि आपको कुछ जानकारी है। तो सहेली ने जो था उसने बताया कि ज्योत्सना का एक फेयर एक आर्मी मैन से था, जिसका नाम अजय वानखेड़े था, और कल रात, जो पिछली रात जो निकली थी, वो अजय वानखेड़े की कॉल आने के बाद वहाँ से उससे मिलने के लिए गई और कहा कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो तब से वो आई नहीं। अब पुलिस के पास एक नाम था जो पहले नहीं था, अब नाम था अजय वानखेड़े, एक आर्मी मैन। अब अजय वानखेड़े की कुंडली निकालना शुरू किया पुलिस ने। अब अजय वानखेड़े को चेक करते हैं उसके फ़ोन डिटेल, तो पता चलता है
उसके बारे में जानकारी बिठाते हैं तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी नागालैंड चला जा चुका है, नागालैंड में है। अब पुलिस सोचती है कि उससे हम थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, उससे बात कर लें, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। अब पुलिस जो है खबर नागालैंड पहुंचाती है, वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करती है और वहाँ की पुलिस नागालैंड के जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है उससे बात करती है, फलाना फलाना आदमी के बारे में जानकारी चाहिए। वो वो कहते हैं कि हाँ, अजय है, बीमार है और अस्पताल में है, काफ़ी दिन से वो बीमार चल रहा है, उसका शुगर भी शूट अप हो चुका है। अब पुलिस कहती है कि ठीक है, हमें उससे इंट्रोगेशन करना है। अब आर्मी वाले हैं, आप किसी को आर्मी वाले कोई मामूली आदमी तो होते नहीं। अब आपको इंट्रोगेशन करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ निभानी होती है। तो कहते हैं कि आर्मी वाले कहते हैं कि हमें कुछ समय दीजिए, हम खुद ही अजय वानखेड़े को आपके पास भेजेंगे। अब पुलिस वापस जाती है, जो नागपुर की पुलिस है उससे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नागालैंड के जो आर्मी हेडक्वार्टर्स के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे अजय वानखेड़े जैसे ठीक हो जाता है। अब नागपुर की जो पुलिस है वेट करती है नागालैंड के आर्मी ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन की। काफ़ी दिन है वेट कर रहे हैं, कुछ करते नहीं, ये वेट करते हैं कि ठीक है आंसर आएगा वहाँ से। उसके बाद एक फ़ोन कॉल आता है कुछ दिनों के बाद, बट ये फ़ोन कॉल जो था एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था जो सभी को चौंका रहा था। अजय वानखेड़े आर्मी हॉस्पिटल से गायब है। अजय वानखेड़े जो है अस्पताल से गायब है और उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है लोअर कोर्ट को। अब एंटीसिपेटरी बेल जब लगाई है तो लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो है लोअर कोर्ट ने जब उसका जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको रिजेक्ट किया तो अजय वानखेड़े ने हायर कोर्ट हाई कोर्ट को अप्लाई किया, वहाँ भी रिजेक्ट हो गया। जब अजय वानखेड़े, अब पुलिस सोच रही है ऐसा क्यों है कि उसने एंटीसिपेटरी बेल, यदि मन में चोर है तभी तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। अब 2-3 दिन के बाद जब उसकी ये जो हाई कोर्ट्स में जो अर्जी थी वो भी खारिज हो गई, तो उसके बाद अजय वानखेड़े खुद एक दिन नागपुर पुलिस स्टेशन में आकर अपने आप को सरेंडर करता है, कहता है मैं ही अजय वानखेड़े हूँ जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस पूछती है कि आप एंटीसिपेटरी बेल क्यों लगा रहे थे? तो उसने कहा कि सर, मुझे लोगों ने कहा कि जैसे आपको पुलिस ढूंढ रही है, आपको कोई ना कोई किसी न किसी धारे पे लगा के आपको कुछ लंबा ही ले जाएगी। तो सर मैं डर गया था, जिसके वजह से मैं एंटीसिपेटरी बेल ले रहा था ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। अब पुलिस उसको अपने पास लेती है, कहती है कि एक बात बताओ, तुम ज्योत्सना को जानते हो? बोला हाँ सर, हम 2 साल से रिलेशन में थे और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो अभी ज्योत्सना कहाँ है? बोला सर 28 अगस्त को मैं उससे मिला था और मिलने के बाद हम अपने अपने घर चले गए थे। मैं एक होटल में बुलाया था उसे। मिलने के बाद हमने कहा कि ठीक है, अब तो फिर मैं वापस नागालैंड जा रहा हूँ और तुम अपने घर चली जा। उसके बाद सर मेरी और उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। पुलिस कहीं ना कहीं जानती थी कि अजय वानखेड़े झूठ बोल रहा है और तब तक पुलिस ने ना अजय वानखेड़े की पूरी कुंडली निकाल ली थी कि वो कैसा आदमी है, क्या है, उसकी ज़िंदगी पास्ट क्या है। तो अजय वानखेड़े जो है ऑलरेडी शादीशुदा है। इससे पहले उसने 3 शादियां कर रखी थी और तीनों शादियों से उसका मन हट चुका था, उसने डाइवोर्स ले लिया था। तो मतलब अभी वो शादीशुदा नहीं था और ये जो ज्योत्सना थी ये चौथी शिकार थी उसकी। अब पुलिस पूरा डिटेल छानती है, उसके कॉल डिटेल को लेती है
उसकी कॉल डिटेल्स को खंगालने के बाद अब निष्कर्ष पर फिर से उसके पास फिर से अजय वानखेड़े को इंट्रोगेट करती है। अब अजय वानखेड़े के साथ वो चाल चलती और कहती है, अजय अब बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं, तुम सच सच बताओ कि क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे कॉल डिटेल्स हमें पूरे सबूत मिल चुके हैं मुझे कि तुम कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या करे थे। तुम वाकई तुम ज्योत्सना के साथ उस दिन तो थे, उसके बाद तुम होटल भी गए, होटल जाने के बाद फिर आप कहाँ कहाँ गए उसकी भी जानकारी है। तो आप सीधे बताइए कि ज्योत्सना कहाँ है। अब बहुत दिनों के बाद बहुत देर तक तो वो नकारता रहा, लेकिन आखिरकार वो कब तक पुलिस के आगे रोकता। पुलिस के आगे उसकी एक न चली, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। तो अजय वानखेड़े टूट जाता है। अजय वानखेड़े कहता है कि चलिए साहब, अब कोई चारा नहीं बात को छुपाने का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अजय वानखेड़े पुलिस को ले जाता है एक जंगल के पास। जंगल के अंदर जाते हैं सारे पुलिस वाले। उसके बाद एक जगह दिखाता है, थोड़ी सी दूर जगह पे एक कुछ पेड़ पौधों के रखे हुए थे, उसके नीचे एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म जैसा था। वानखेड़े ने कहा, ज्योत्सना इसके नीचे है, यानी ज्योत्सना की लाश उसके नीचे है। अब ज्योत्सना की लाश नीचे है, ये बात सुनते ही सभी सरप्राइज थे कि जिस केस को हम लाइटली ले रहे थे, उस केस में एक लड़की की जान जा चुकी। पुलिस ऑलरेडी अपनी पूरी बटालियन के साथ चली, रस्सी फावड़ा सब कुछ लेकर आए और फिर उसको गड्ढा किया। उसमें से जब गड्ढा को खोदा गया तो उसमें कंकाल मिलती है, और वो जो कंकाल थी वो ज्योत्सना की कंकाल थी। अब पुलिस कंकाल को अपने जब्त करती है, अपनी कस्टडी में लेती है और फिर वानखेड़े से तबीयत से पूछती है, हाँ तो वानखेड़े साहब बताइए, अब पूरा माजरा क्या है। ऑलरेडी बॉडी मिल चुकी है, आपने इकबालिया जुर्म कर रखा है, आपने बॉडी दिखाया है कहाँ है, तो अब कोई भी चीज़ छुपाए हुए बगैर आप बता दीजिए, पूरी कहानी सच्चाई बक दीजिए। अब अजय वानखेड़े बोलता है, छुपाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ दिखा रखा है। तो आइए बताता हूँ आपको कि कहानी क्या थी। मैं तो अजय वानखेड़े कहानी सुनाता है, सर मैं और ज्योत्सना है 2 साल से रिलेशनशिप में थे, और ज्योत्सना जो है मुझ पे रेगुलर टच में थी और मुझे दबाव दे रही थी कि मैं शादी करूं उससे। लेकिन मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता था, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि रिलेशन ऐसे ही चलता रहे, लेकिन शादी ना करूं। फिर ज्योत्सना ने मुझे धमकाना शुरू किया। उसने कहा, यदि शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स जो भी सीनियर मेंबर हैं उनको मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो ये सारी बातें सुनकर मैं थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो अब इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी माँ के फ़ोन नंबर से फ़ोन किया और कहा कि आप आ जाओ, मिलते हैं। ज्योत्सना आई, हम एक होटल में गए। होटल में जाने के बाद फिर मैंने ज्योत्सना कहा, चलो थोड़ा राइड करके आते हैं। तो वो बाहर निकल जाते हैं, एक नाके के पास, एक टोल नाके के पास। मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ और उसमें मैं एक नशीली दवा मिलाता हूँ और मैं ज्योत्सना को पिला देता हूँ। जैसे ज्योत्सना पीती है उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद मैं उसका गला दबाता हूँ और मैं यहीं इस जंगल में, मैं पहले से तैयारी करके था कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने ज्योत्सना का गला दबाया, उसके बाद फिर मैं आगे निकला, इस जंगल के पास आया, फिर अंदर आया। तो यहाँ मैंने ज्योत्सना की लाश को पहले गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद मिट्टी भरा, उसके ऊपर थोड़े मैंने सीमेंट से इसको
पैक किया, ऊपर से झाड़ लगा दी। तो ये तो थी कहानी। और मुझे तो लगता है दोस्तों, शायद दृश्यम, ये जो मूवी आई थी अजय देवगन की दृश्यम, जो कि पहले साउथ में भी बन चुकी है और बहुत सारी दृश्यम बन चुकी है, शायद दृश्यम 1, 2 और एक शायद दृश्यम 3 आने वाली है। कितने लोगों को इंस्पायर करेगी ये शादी, ये कितने लोगों को ये इंस्पायर करेगी मर्डर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी, जो कि दृश्यम का पूरा वर्जन बनाने को तैयार थे, लेकिन एक मिस्टेक जो था, जिन्होंने सोचा कि, और हाँ, फिर जब पुलिस ने पूछा कि ये फ़ोन वाला स्टोरी क्या है, तो कहता है कि अजय वानखेड़े कहता है कि सर, जैसे मैंने उसकी लाश दफनाई, उसके बाद मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया और मैं फिर उसी टोल नाके के पास आया। फिर मैंने नोटिस किया कि जो ऑल इंडिया परमिट का जो ट्रक है, जो कि ऑल इंडिया चलती है, उसी बस को, जो ऑल इंडिया परमिट वाले जो ट्रक्स होते हैं, जो कि पूरी देश में घूमते रहते हैं, उनको कोई हर परमिशन रहती है, कहीं भी स्टेज में आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैंने उस ट्रक को ढूँढा। उस ट्रक में पहले फ़ोन को साइलेंट किया और साइलेंट करने के बाद मैंने ट्रक में फेंक दिया। अब जब तक उसके अंदर बैटरी थी, कोई भी फ़ोन डायल करता तो रिंग तो होता, लेकिन कोई उठाता नहीं, क्योंकि ज्योत्सना तो मर चुकी थी, उसका सिर्फ फ़ोन था। और जहाँ भी वो स्टेट जाता, उस स्टेट का जो टावर था वो कनेक्ट करता और पता चलता कि वो इस स्टेट में है, इस स्टेट में है। तो जो जो सरप्राइजिंग फैक्ट था पुलिस के लिए कि ये फ़ोन नंबर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्यों है, ये कारण थी। अब सोचिए कि दृश्यम दृश्यम की तो स्टोरी है, कहाँ है? तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि अंत तक बने हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट कीजिए मेरे अगली कहानी के लिए। तब तक ये मिलते हैं, शब ख़ैर।